हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उर्मी टीवी पर बिग बॉस देख रही होती है। तभी उर्मी की सास यशोदा आती है। बहू, मैं बाजार से सब्जी लेकर आई हूँ, जल्दी से खाना बना दे, दीपक के आने का टाइम भी हो रहा है। यशोदा बोले जा रही थी, लेकिन उर्मी काफी देर तक कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर यशोदा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा जाकर टीवी बंद कर देती है। माँ जी, टीवी क्यों बंद कर दिया? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं बिग बॉस देख रही हूँ? खुद को कुछ काम नहीं है तो मुझे भी अपना काम नहीं करने दे रही हैं। जाओ टीवी चलाओ। बहू, पहली बात तो मुझसे शांत होकर बात किया कर। मैं कोई दूर देश में नहीं हूँ जो चिल्ला रही है। यहीं खड़ी हूँ तेरे सामने। जो भी बोलना है बोल, शांत होकर बोल, वरना टीवी की तरह तेरा मुंह भी बंद कर सकती हूँ मैं। हाँ, तो आपने टीवी क्यों बंद किया? अब अचानक से ऐसे टीवी बंद कर दोगी तो किसी को भी गुस्सा आ ही जाएगा ना। मैंने कुछ बोला ही नहीं, लेकिन आपने आकर टीवी बंद कर दिया। ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, तो ये कोई बात है क्या कि यहाँ सास पागलों की तरह चिल्लाती रहे और तू है कि कोई जवाब ना दे? खाना बनाने का टाइम हो रहा है, पता है ना तुझे? या फिर वो भी पता नहीं है तुझे? माँ जी, एक दिन बाहर से खाना आ जाएगा तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? आज बाहर से खाना मंगवा लो। क्यों मुझे परेशान कर रही हो? आज तो फुकरा इंसान और बेबिका की लड़ाई होगी। ये फुकरा इंसान कौन है? तूने अपने पति का नाम कहीं फुकरा इंसान तो नहीं रखा ना? माँ जी, आप भी क्या मजाक कर रही हो? उस चमगादड़ जैसी शक्ल वाले इंसान को मैं फुकरा इंसान बोलूं? अरे उसे तो इंसान बोल दूं ना, वो भी बहुत होगा उसके लिए। बहू, कुछ तो शर्म कर ले। जिस इंसान के बारे में तू ये सब बोल रही है ना, वो रिश्ते में तेरा पति लगता है। और क्या बुराई है मेरे बेटे में? सोने जैसा तो मेरा बेटा है, तुझे ढूंढने से भी ना मिले। हाँ माँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। सोने जैसा है आपका बेटा, सोने जैसा। चलो इसी बात पर अब फटाफट से टीवी चालू कर दो, मेरा बिग बॉस आ रहा है। तेरी इन्हीं सभी हरकतों की वजह से मेरा मन करता है कि मैं तेरा गला ही दबा दूं। तू भी खत्म और तेरा बिग बॉस भी खत्म। हर वक्त बिग बॉस करती रहती है और कोई काम धंधा नहीं है क्या तेरे पास? माँ जी, आप मुझे मारने की धमकी दे रही हो? आने दो दीपक जी को, बताती हूँ सब। आपने मुझे मारने की धमकी दी है। ये घर है और मैं घर में फिजिकल वायलेंस नहीं सह सकती, समझी? तू जितना बोल रही है ना, मैं तो फिर भी छोड़ दूं, लेकिन दीपक खुद तुझे बहुत मारेगा। जब देखो कुछ न कुछ बकवास करती रहती है। कुछ खाना बनेगा घर में या नहीं, या हमको भी बिग बॉस दिखाकर ही मारेगी? उर्मी को बिग बॉस देखना बहुत अच्छा लगता था। वो हर दिन बिग बॉस ही देखती रहती थी। इस बात से यशोदा को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी उर्मी को अपनी सास की बात कहाँ समझ आती थी। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। कुछ दिन बाद टीवी का रिचार्ज खत्म हो जाता है और उर्मी बिग बॉस देख नहीं पाती। मुझे पता है, आप लोग यही चाहते हैं ना कि मैं बस किचन के कामों में लगी रहूं और आप लोगों के इशारे पर नाचती रहूं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। उर्मी को ना कोई रोक पाया है, ना कोई रोक पाएगा। ये बात सुनकर वहाँ यशोदा और उर्मी का पति दीपक आ जाता है। बहू, क्या हो गया? तू इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? अच्छा, अब आपकी गलती जनता के आगे आ रही है तो आपको डर लग रहा है कि मैं क्यों चिल्ला रही हूँ? तुम बात को घुमाना बंद करोगी और साफ साफ बताओगी कि आखिर हुआ क्या है? होना क्या है? आप लोग मेरे ऊपर गैंग वॉर कर रहे हैं ना। आप ये सोच रहे हो कि मैं आपकी इन सब झूठी और खोखली हरकतों से डर जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनता आपका फैसला करेगी। पता नहीं कौन सी घड़ी में मुझे इस कम दिमाग वाली लड़की से प्यार हो गया था। खुद का तो दिमाग खराब ही था इसका, और अब ये हमारा दिमाग खाती रहती है। उर्मी, क्या बकवास करे जा रही हो तुम? हुआ क्या है? हर घर एक बिग बॉस का घर ही तो है। टीवी वाले बिग बॉस में कोई फुकरा इंसान के साथ गलत कर रहा है तो फुकरा इंसान भी उसे पलट कर जवाब दे रहा है, और यही असल जिंदगी में भी होता है। यहाँ आप लोग मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे बिग बॉस नहीं देखने दे रहे। बहू, तुझे मना किसने किया है? अरे तुझे बिग बॉस देखना है तो देख, लेकिन झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रही है कि कोई तेरी सुन नहीं रहा है? अब क्या हम अपना हाथ काट ले तेरे पीछे? उर्मी की बिग बॉस देखने की कोई हद ही नहीं थी। उसे बिग बॉस देखना बहुत पसंद था, लेकिन अब वो बिग बॉस के जैसी ही हरकतें भी करने लगी थी। ऐसा ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद उर्मी बिग बॉस देखने के लिए अपने पति और ननद मधु से काफी जिद करने लगती है। प्लीज ना, मान जाइए, हम लोग चलते हैं ना बिग बॉस के सेट पर। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में बिग बॉस सामने से नहीं देखा, मुझे देखना है। मधु, तुम बोलो ना अपने भाई से। भाभी, आप इतना जिद क्यों कर रही हो, वो भी बच्चों की तरह?
अरे बिग बॉस देखना है तो घर में देख लो ना। अब बिग बॉस देखने के लिए इतनी दूर बिग बॉस के सेट पर जाना ही क्यों है? क्या पता वहाँ पैसे भी लगते हों। तो क्या हुआ, मेरे लिए थोड़ा खर्चा भी नहीं कर सकते हो क्या? मैं बिग बॉस की फैन हूँ और ये बात घर में हर किसी को पता है, लेकिन फिर भी आप लोग ऐसे बोलते हो जैसे पता नहीं मैं क्या ही मांग रही हूँ। उर्मी, हमें पता है कि तुम बिग बॉस की ना बहुत बड़ी फैन हो, लेकिन हमारी भी बात को समझने की कोशिश किया करो। अब तुम्हारी छोटी सी जिद के कारण हम मुंबई के बिग बॉस के सेट पे डायरेक्ट जा नहीं सकते ना। जब आपको अपने ऑफिस का काम होता है तब तो नहीं सोचना पड़ता कि मुझे यहाँ अकेले छोड़कर जा रहे हो। और मैं कौन सा बोल रही हूँ कि मुझे अकेले जाने दो, मैं तो यही बोल रही हूँ कि हम सब चलते हैं। भैया अब आप ही समझाओ भाभी को, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। देखो उर्मी, अब मैं तुम्हें यहाँ बिठाकर अब ज्यादा नहीं समझाने वाला। अगर तुम्हें समझना है तो समझो, अगर नहीं समझना है तो मत समझो। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तुम्हें बिग बॉस देखना है तो टीवी पे देखो बस। उर्मी का बिग बॉस देखना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। अब वो रिपीट एपिसोड्स भी देखने लगी थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। एक दिन उर्मी बिग बॉस देख रही थी, वहीं दूसरी तरफ सीढ़ियों पर यशोदा का पैर फिसल जाता है। बहू जल्दी आ, मेरे सर में लग गई, अब बहुत दर्द हो रहा है। उर्मी बिग बॉस देखने में इतनी मगन हो जाती है कि उसे अपनी सास की आवाज ही नहीं सुनाई देती। चिल्लाते चिल्लाते कुछ देर बाद यशोदा बेहोश हो जाती है। जब मधु अपनी माँ को बेहोश पड़ा देखती है तो वो जल्दी से अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाती है। सर में चोट लगने की वजह से यशोदा कोमा में चली जाती है। दीपक और मधु दोनों रोते हुए घर आते हैं और देखते हैं कि उर्मी अब भी बिग बॉस देख रही है। ये देखकर दीपक को बहुत गुस्सा आता है। तुम बिग बॉस की इतनी बड़ी फैन हो कि तुम्हारी सास के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला। यहाँ मेरी माँ दर्द के मारे करहा रही थी, तुमसे मदद मांग रही थी, लेकिन तुमने मेरी माँ की नहीं सुनी। क्यों? तुम्हें तो उनकी फिक्र ही नहीं है इसलिए। क्यों, माँ जी को क्या हुआ? वो तो भली चंगी अपने कमरे में बैठी हैं। बस भी करो भाभी, माँ अपने कमरे में नहीं बल्कि हॉस्पिटल में है, वो भी कोमा में। आपको शर्म आनी चाहिए। बिग बॉस की फैन हो, लेकिन आपके परिवार का क्या? परिवार के प्रति आपका कोई फर्ज है या नहीं? सच में मुझे नहीं पता माँ जी कब हॉस्पिटल में गई, उन्हें क्या हुआ? आपको पता भी कैसे चलता? आप बिग बॉस को देखने में जो मग्न थी, आपको दूसरों की तकलीफ से क्या लेना देना है? माँ गिर गई और आपको सुनाई तक नहीं दिया। हम यहाँ से माँ को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे तो भी आपके कानों पर जू तक नहीं रेंगी। आप यहाँ बैठकर, ऊपर से आप यहाँ बैठकर आराम से बिग बॉस देख रही थी, तो देखो। मधु और दीपक कुछ देर बाद वापस अस्पताल चले जाते हैं। अब उर्मी को अपनी गलती का एहसास तो हो जाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। शिक्षा एक ऐसा धन है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, लेकिन हाँ, उसको दान में जरूर दिया जा सकता है। ये कहानी है एक 17 साल की लड़की सोनिया की, जो कि अपनी गरीब माँ पार्वती और अपने पिता सोहन के साथ रहा करती थी। बाबा मैं तैयार हो गई, चलो चलते हैं। अरे सोनिया, पहले मुझे नहा तो लेने दे, ऐसे ही थोड़ी ना जाऊंगा। देख तो कपड़े कितने मैले हैं, साथ ही शरीर से कितनी बदबू भी आ रही है। सोनिया, बाबा जब तक नहाने के लिए गए हैं तब तक तू ये रोटी खा ले, और देख तो जरा आज रोटी के साथ प्याज भी है। रहने दो ना माँ, मैं आकर खा लूंगी। वैसे भी आज लेट हो गया है और आज शायद मैं जल्दी भी आ जाऊँ। अरे तुझे कह ही कौन रहा है कि तू अपने बाबा के साथ जा, तो यहीं घर पर रहकर पढ़ाई किया करना। माँ आपको पता है मैं वहाँ बाबा के साथ रहकर भी अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। अच्छा जी, वो कैसे? जब बाबा अपने फलों को बेचा करते हैं या कोई उनसे फल खरीदता है ना, तो बाबा से पहले मैं ही मन में हिसाब लगा लेती हूँ। हाँ, वैसे मेरी बच्ची बोल तो बिल्कुल सही रही है। मेरी सोनिया है तो बहुत तेज। चलो अब मैं क्या ही बोलूं, आप दोनों के बीच तो मैं ठहरी अनपढ़। अब आप दोनों जो बोलेंगे वही सही होगा। बाबा क्या हम चले? नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। सोहन उसकी बातों का जवाब अपना सर हिलाकर हाँ में देता है, और इस तरह अब सोनिया अपने बाबा के साथ फलों की रेड़ी लेकर चली जाती है। जी हाँ, सोनिया जो कि एक गरीब परिवार से थी, उसके माता पिता अपना गुजारा करने के लिए फल बेचा करते थे और अपना गुजर बसर करा करते थे। सोहन जानता था कि उसकी बेटी पढ़ने में काफी तेज है, क्योंकि वो उसको सरकारी स्कूल में पढ़ाता था। इसीलिए वो उसको ट्यूशन नहीं भेज पाता था, और इसीलिए ही सोहन सोनिया को रिवीजन के लिए उसको खुद के साथ ले जाया करता था। एक तरफ तो एक गरीब
जो कि अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, तो दूसरी तरफ रिया अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठकर बोलती। यार चल ना, बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने चलते हैं। अरे यार, इतनी धूप में हम कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे? मुझसे तो बाहर नहीं जाया जाएगा। अरे तो क्या हुआ, ऑर्डर करवा लेते हैं ना। रिया जो कि एक अमीर घर से थी, रिया का खुद का बिजनेस था और उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। रिया का एक बेटा था नितिन। ऐसे ही एक दिन नितिन अपने स्कूल से घर जा रहा था, तभी उसकी नजर एक फल वाली पर पड़ती है जो कि सोहन था। वो कड़ी धूप में बेहोश गिरा पड़ा था। उसको देखकर नितिन दौड़ता हुआ जाता है और सोहन के चेहरे पर पानी की छींटे मारकर उससे कहता है, अरे अंकल, आप ठीक तो हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। वो दरअसल मेरी बेटी की छुट्टी होने वाली थी, इसीलिए मैं यहाँ अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। अच्छा अंकल, आपकी बेटी हमारे स्कूल में ही पढ़ती है क्या? नहीं बेटा, मुझ जैसे गरीब की इतनी औकात कहाँ जो मैं अपनी बेटी को इतने बड़े स्कूल में पढ़ा पाऊंगा। मेरी बेटी तो आपके बड़े स्कूल से बगल वाले सरकारी स्कूल में पढ़ती है। ठीक है अंकल, अगर मैं भी आपके साथ यहाँ खड़ा होकर आपकी बेटी का इंतजार करूँ तो आप मना तो नहीं करेंगे ना? सोहन उसको मना नहीं कर पाता और अब जैसे ही सोनिया की छुट्टी होती है, वैसे ही सोनिया अपने स्कूल के बाहर आती है और अपने बाबा के गले लग जाती है। तो वहीं नितिन सोनिया को देखकर देखता रह जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि नितिन को सोनिया पसंद आ गई और उसको सोनिया से पहली ही नजर में प्यार हो गया। लेकिन सोनिया नितिन पर ध्यान नहीं देती और अपने बाबा के साथ अपने घर आती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब सोनिया अपनी पढ़ाई को छोड़ देती है। इसका कारण था सोहन के पास पैसों का ना होना, साथ ही उसका बीमार पड़ जाना। और अब वो अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने पिता की फलों की रेहड़ी चलाती। और एक दिन सोनिया फल बेच रही थी, तभी नितिन अपनी माँ के साथ कार से कहीं जा रहा था। तभी उसकी नजर सोनिया पर पड़ती है, जिसके बाद नितिन अपनी माँ को कार रोकने की कहता है। हेलो सोनिया, कैसी हो तुम? और अंकल कहाँ हैं? मैं ठीक हूँ, बाबा घर पर हैं, वो बीमार हैं, इसलिए मैं अकेली फल बेच रही हूँ। इसका मतलब तुम पढ़ाई नहीं करती? करती हूँ मैडम, लेकिन फिलहाल मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी है क्योंकि मेरे लिए मेरे बाबा ज्यादा जरूरी हैं। देखने से तो तुम सीनियर क्लास में लगती हो। जी मैं 12वीं में हूँ। 12th में होने के बावजूद भी तुम अपनी पढ़ाई में रिस्क ले रही हो। देखो बेटा, ऐसे नहीं करते, तुम अपनी पढ़ाई आगे पूरी करो। मैं करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए और घर में ना तो पैसे हैं और ना ही मेरे पास कोई और रास्ता। उसकी बात सुनकर अब रिया उसे कुछ पैसे दे देती है और उसको अपनी पढ़ाई पूरी करने की कहती है। मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती क्योंकि अगर मैंने आज ये पैसे ले लिए तो शायद मुझे आने वाले समय में दिक्कत हो। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा सोनिया, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझता हूँ, इसीलिए फिलहाल तुम इन पैसों को रख लो। जिस दिन तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगी उस दिन तुम मेरी माँ को ये पैसे लौटा देना। उसकी ये बात सुनकर अब सोनिया रिया से वो पैसे ले लेती है और अपनी पढ़ाई शुरू करती है। जैसे ही स्कूल खत्म होता है, वैसे ही नितिन सोनिया को पढ़ाने उसके पास आता और उसको नोट्स देकर चला जाता, तो कभी कभी बुक्स भी देता, लेकिन उसे पढ़ाता और उसकी मदद करता। ऐसे ही अब समय गुजरता है और अब परीक्षा का समय करीब आता है। अपनी बेटी की ऐसी मेहनत देखकर सोहन अपनी पत्नी से कहता है, मैं कितना बेबस बाप हूँ जो अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसा मत कहिए, आप देखना हमारी बेटी बहुत आगे जाएगी और रही कल की बात तो कल मैं फलों की रेहड़ी लगा लूंगी। इस तरह अगली सुबह सोनिया अपना एग्जाम देने चली जाती है, तो वहीं पार्वती अपनी रेहड़ी लगाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। समय के साथ नितिन और सोनिया के एग्जाम खत्म होते हैं। अब 1 महीने बाद रिजल्ट आता है। जहां नितिन फर्स्ट आया था तो वहीं सोनिया सेकंड आई थी। नितिन फर्स्ट आया था और अपनी ये खुशी बताने जब वो सोनिया के पास जाता है तब वो उसको रोता हुआ देखता है। उसको रोते देखकर नितिन उससे कहता है, सोनिया तुम रो क्यों रही हो? तुम पास नहीं हुई क्या? नितिन, मैं पास नहीं सेकंड आई हूँ। अरे वाह, क्या बात है, मैं फर्स्ट आया हूँ। देखो, वैसे अगर तुम सेकंड आई हो तो तुम रो क्यों रही हो? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सेकंड आई हो। पर मुझे फर्स्ट आना था, ना कि सेकंड। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट आना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी रईसजादी ने पैसे दिए और वो फर्स्ट आ गई। और मैं फर्स्ट इसलिए आना चाहती थी क्योंकि मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ और उस पढ़ाई के लिए मुझे सरकार से स्कॉलरशिप चाहिए थी। सुनिए, तुम्हें क्या पढ़ाई करनी है? मुझे IAS की पढ़ाई करनी है नितिन, लेकिन
सोनिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम अपनी IAS की पढ़ाई ज़रूर पूरी करोगी। मैं अपने चाचा से बात करता हूँ, वो तुम्हें ट्यूशन दे देंगे। बाकी फॉर्म भरकर तुम अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लेना। और हाँ, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जब मैं आऊँ तो तुम मुझे एक IAS बनी दिखोगी। लेकिन नितिन, तुम मेरी इतनी मदद क्यों करते हो? सोनिया, कुछ सवालों के जवाब ना ही मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब क्या था, इतना बोलकर नितिन वहाँ से चला जाता है और जाने से पहले अपने चाचा से सोनिया के लिए बात करता है। ऐसे ही समय गुजरता है और 6 साल बीत जाते हैं और जब नितिन वापस आता है तब वो देखता है कि रोड को खाली किया गया है और मेन रोड के अगल बगल भीड़ इकट्ठा हो रखी है। ये देखकर नितिन एक पुलिस वाली से पूछता है, मैडम, यहाँ रोड क्यों खाली करवाई गई है? यहाँ से अभी शहर की बड़ी IAS गुजरेगी, इसीलिए इस रोड को खाली करवाया जा रहा है। पुलिस की बात सुनकर उसको अपनी और सोनिया की बातें याद आ जाती है। कहीं वो IAS सोनिया ही तो नहीं। ये सोचकर नितिन अपनी कार से बाहर आता है और रोड पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही IAS की कार उस रोड पर आती है, वैसे ही वो कार रुक जाती है और उस कार में से सच में सोनिया ही बाहर आती है। सोनिया को देखकर नितिन की आंखें भर आती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर सोनिया उसे गले से लगाती है और उसके आंसू पोंछ कर कहती है, नितिन, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो, आज मैं तुम्हारी वजह से क्या बन गई। मैंने कहा था ना सोनिया कि तुम IAS जरूर बनोगी। तुम एक IAS ऑफिसर बन गई और मैं एक लॉयर। चलो, तुम अपना जल्दी से काम खत्म करके मिलना जरूर। इतना बोलकर नितिन वहाँ से चला जाता है तो वहीं सोनिया भी अपने काम पर निकल जाती है। अमीर घमंडी नहीं होता। हर अमीर अपनी पढ़ाई के बलबूते पर ही गरीब को नहीं दबाता। जहाँ एक अमीर गरीब को दबाता है तो वहीं उसे उठाने भी आता है। सीमा सुबह सुबह रसोई का सारा काम कर रही होती है, तभी उसकी माँ अंजू वहाँ आती है और सीमा को रसोई का सारा काम करते हुए देखकर अंजू बोलती है, तू क्यों काम कर रही है? तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या? माँ, कॉलेज तो जाना है, लेकिन खाना ही कुछ नहीं बना और कॉलेज में भूख लगने लग जाती है। खाली पेट तो भजन नहीं होता, तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? इसलिए पहले ही खाना बना रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तू क्यों खाना बना रही है? तेरी भाभी कहाँ है? माँ, आपको तो पता ही है, भाभी की तबीयत खराब रहती है। अभी जब मैं उनके कमरे में उन्हें उठाने गई तो उन्होंने बोला कि उनकी कमर में दर्द है, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं उन्हें। हाँ हाँ, रोज तो उसके कहीं ना कहीं दर्द ही होता रहता है ना। अभी सारा काम हो जाएगा तो दर्द चला भी जाएगा। माँ, आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। भाभी पहले ही इतनी कमजोर सी हैं, अब घर की पूरी जिम्मेदारी भाभी पे आ जाएगी, तब तो वो और भी कमजोर हो जाएंगी ना। सब समझती हूँ मैं ये नाटक। ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, मेरा तजुर्बा है ये। हाँ माँ, आपका तजुर्बा जरूर है, लेकिन आप भी तो गलत ही हो सकती हो। खामखा ही भाभी को गलत बोल रही हो। उन्हें कल रात में सारा खाना बनाया था, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। उसको खाना बनाना बोलते हैं। सब्जी तूने बना दी थी, आटा मैंने लगा दिया था। चावल और रोटी बनाने को सारा खाना बनाना बोलते हैं। ये तो मुझे आज ही पता चला है। कोई बात नहीं माँ, अब पता चल गया ना, तो अब बवाल मत बनाना। मैंने खाना बना दिया है, तो अब आप भी भाभी को मत बोलना। और हाँ, भाभी को थोड़ा आराम करने दो। हाँ हाँ, बीमार बहू जलाई हूँ मैं अपने घर में, तो वो तो आराम ही करेगी। वो घर के काम करने के लिए हम नौकर है ना। अंजू अपनी बहू को हमेशा ही बीमार होने का ताना दिया ही करती थी, लेकिन अंजू की बेटी हमेशा ही अपनी भाभी कविता की तरफ से बोला करती थी। ऐसे ही दिन गुजरता है। उसी शाम कविता को बहुत ही खांसी हो रही थी, लेकिन फिर भी वो रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर अंजू आती है और अपनी बहू को खांसते हुए देखकर बोलती है, रसोई में आई नहीं कि नाटक शुरू हो गया तेरा। अरे हमें भी बीमार करेगी क्या अपनी तरह ही? माँ जी, मैं क्या करूँ, खांसी बंद ही नहीं हो रही है। कब सिरप भी ले लिया, लेकिन खांसी है कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तो तू रसोई में काम करने आई है ना, अभी थोड़ी देर में तुझे चक्कर, बुखार, उल्टी, दस्त सब होगा। काम को देखकर तो तेरा तापमान बढ़ ही जाता है। माँ जी, मैं ये सब जानबूझकर थोड़ी करती हूँ। मेरी तबीयत ही खराब चल रही है, तो मेरी क्या गलती है? मुझे थोड़ी ना पसंद है दवाई खाना, वो भी इतनी कड़वी। मुझे अच्छे से पता है तुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। लेकिन माँ जी, आप गलत समझ रही हो। चुप कर तू। बहस करने में तो कोई बीमारी नहीं लग रही है तुझे, लेकिन हाथ पैर क्या चलाने पड़ गए। खांसी शुरू हो गई महारानी को। चल चुपचाप से काम कर तू।
माँ जी, मैं तो काम ही कर रही थी, लेकिन आप ही पता नहीं क्यों मुझे सुनाने में लगी हो। अरे तू कहीं अमीर घर से नहीं आई है जो तेरे बाप ने 4 नौकर भेजे हो। यहाँ बहू है तो काम करना ही पड़ेगा ना, और मैं कुछ बोल भी दूं तो तुझे वो सुनना ही पड़ेगा। जी माँ जी। और हाँ, मुंह पर मास्क लगा ले या कपड़ा बांध ले, खुद को तो बीमारी ही है, साथ में हमें भी बीमार करके ही मानेगी। अंजू को अपनी बहू पर जरा भी तरस नहीं आता है। वो हमेशा अपनी बीमार बहू से और भी ज्यादा काम करवाती रहती थी और अपनी सास को खुश रखने के चक्कर में बेचारी कविता चुपचाप सारा काम करती थी और अंजू के ताने भी सुनती थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन कविता की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। ऐसे ही एक दिन अंजू अपनी पड़ोसन रमा के साथ अपने घर में आराम से बैठी होती है। तभी वहाँ खांसते हुए कविता चाय लेकर आती है। कविता को ऐसे देखकर रमा बोलती है, अरे अंजू, तेरी बहू इतना खास रही है, लगता है बीमार है, और तू उसे बीमार होने के बाद भी काम करवा रही है। अरे थोड़ा तो ख्याल कर अपनी बहू का। अरे इसका तो रोज का ही है, हर दूसरे दिन ये बीमार ही मिलेगी, अब कोई कितना ख्याल रख सकता है। तेरी बहू बीमार ही रहती है तो एक बार इसका अच्छे से इलाज करवा देना, इतना बीमार क्यों रहती है। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि बहू कुछ खा पी लिया कर, लेकिन नहीं, इसे तो अपनी मनमानी करनी है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ, जब मेरी बहू सुनेगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगी ना इसे। तेरी सास सही तो बोल रही है, अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी से इतना बीमार रहना ठीक नहीं है ना, आगे चलकर कोई बड़ी परेशानी हो गई तो। जी आंटी जी, आप सही बोल रही हो, लेकिन ये तो खुद ही ठीक हो जाएगी। खांसी कफ सिरप है ना, वो पी लूंगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, आप परेशान मत हो। जा बहू, जाकर शहद और अदरक खा ले, थोड़ा आराम मिलेगा खांसी में। हाँ ये सही बोल रही है, बहुत फायदा करता है अदरक और शहद। अब मैं क्या ही बताऊँ रमा तुझे, मैं तो घर में बहू ही लाई, लेकिन पता नहीं कैसे बीमार बहू आ गई। रोज का ही है, कोई ना कोई परेशानी तो बहू को रहती ही है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, तू टेंशन मत ले इतनी। अंजू रमा के आगे तो अपनी बहू की फिक्र दिखाकर अच्छी बन जाती है, लेकिन उसके जाते ही फिर अपने पुराने रूप में आ जाती है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों बाद सीमा और अंजू एक साथ बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर कविता भी आ जाती है। कविता को बहुत जोर से बुखार होता है। सीमा को जैसे ही ये पता चलता है कि कविता को बुखार है, तो सीमा उससे बोलती है, भाभी आपको तो इतनी तेज बुखार हो रहा है, आपने दवाई नहीं ली? नहीं ली है तो दवाई लेने चलो मेरे साथ, मैं आपको दवाई दिलवा देती हूँ। आपने पहले क्यों नहीं बताया आपको बुखार हो रहा है? अरे सुबह से ही बुखार है, मैंने दवाई भी ली है, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ। अरे ये सब ना घर में पड़े रहने से होता है, थोड़ा बाहर टहलकर ताजी हवा लेगी तो खुद ही ठीक हो जाएगी। माँ भाभी की तबीयत खराब है और आप अभी भी उन्हें ताना ही दे रही हैं। मैं ताने कहाँ दे रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ कि ताजी हवा हमारे लिए बहुत सही रहती है। माँ जी सही बोल रही हैं। पहले आप मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास दवाई लेने, ठीक हो जाओगी ना तो रोज सुबह शाम माँ और आप पार्क में टहलने चले जाना। क्यों माँ, तब तो ठीक रहेगा ना? अरे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, बहू जा थोड़ा बहुत काम कर, खुद ठीक महसूस होने लगेगा। माँ कैसी बात कर रही हो, भाभी को इतनी तेज बुखार है और आप उनसे काम करवाना चाहती हो। अरे रोज ही तो बीमार रहती है ना, तब भी तो काम करती ही है। अब तो कुछ हुआ तो नहीं ना, बस आगे भी कुछ नहीं होगा। जा बहू सबके लिए चाय पकौड़े बना दे। हाँ सीमा, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी। माँ आपको जरा भी शर्म नहीं आती ना, बीमार हालत में भी अपनी बहू से सारे काम करवाती हो। चलो भाभी मैं आपकी मदद करवाती हूँ, फिर आपकी दवाई लेने चलेंगे। सीमा इतना बोलकर कविता के साथ उसकी मदद करने रसोई में चली जाती है। कविता पकौड़े बना ही रही होती है कि अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। कविता की काफी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए सीमा और अंजू उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर कविता का चेकअप करते हैं और थोड़ी देर बाद सबको बताते हुए बोलते हैं, आप लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ डॉक्टर साहब, मेरी बीमार बहू को क्या हुआ है? इन्हें टाइफाइड हुआ है और इनका शरीर ना बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। अगर आज आप इन्हें हॉस्पिटल में नहीं लाते ना तो शायद इनकी हालत ना और भी ज्यादा खराब हो जाती। भाभी ठीक तो हो जाएंगी ना? मैंने उन्हें दवाई तो दे दी है और इंजेक्शन भी लगा दिया है। उनको ना समय से दवाई खिलाते रहिएगा आप लोग, और हाँ जरा भी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, हम सारी बातों का ध्यान रखेंगे।
हाँ, वो तो बहुत ही कमजोर है, इसलिए मैं कुछ चीजें ना लिख कर दे देता हूँ। आप उन्हें ना वो खिलाते रहिएगा, वो ठीक हो जाएगी। जी जरूर। माँ, अब आपको फिक्र हो रही है, जब भाभी को ऐसी हालत में काम करवा रही थी तब फिक्र नहीं हुई। मुझसे गलती हो गई। अब तक मुझे ये लग रहा था कि काम से बचने के लिए बहू नाटक कर रही है। अंजू को अपनी गलती का एहसास होता है और जब उसकी बीमार बहू ठीक हो जाती है तो अंजू से माफी भी मांगती है और आगे अपनी बहू का बहुत ध्यान भी रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।